सुबह 11 बजे शहर के सबसे बड़े बैंक में एक साधारण कपड़े पहने हुए वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करते हैं, जिनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। जैसे ही वे बैंक में दाखिल होते हैं, अंदर मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। इस वृद्ध व्यक्ति का नाम था हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी के एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में वही पुराना लिफाफा। वे धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की ओर बढ़ते हैं। इस काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी, जिनका नाम मीरा थी। बैंक में मौजूद हर किसी की नजर हरिश्चंद्र जी पर टिकी थी। धीरे धीरे हरिश्चंद्र जी मीरा के पास पहुंचते हैं और बहुत विनम्रता से कहते हैं, देखो बेटी, मेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, यह ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐसा कहते हुए हरिश्चंद्र जी लिफाफा मीरा की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन मीरा ने हरिश्चंद्र जी के कपड़ों को देखकर उनकी तरफ से आकलन करते हुए कहा, बाबा, क्या आप गलत बैंक में आ गए हैं? मुझे नहीं लगता कि आपका अकाउंट इस बैंक में है। तब हरिश्चंद्र जी शांति से कहते हैं, बेटी, तुम एक बार देख तो लो, हो सकता है मेरा अकाउंट इसी बैंक में हो। मीरा लिफाफा लेते हुए कहती है, बाबा, इसे देखने में थोड़ा समय लगेगा, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कहकर मीरा और बैंक में मौजूद अन्य लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हरिश्चंद्र जी वहीं खड़े होकर इंतजार करते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वे फिर कहते हैं, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मेरा उनके साथ भी कुछ काम है, मैंने उनसे बात नहीं की। इसके बाद मीरा अनिच्छा से फोन उठाती है और मैनेजर रघुनाथ के केबिन में कॉल करती है। वह मैनेजर को बताती है कि एक वृद्ध व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर रघुनाथ दूर से हरिश्चंद्र जी को देखते हैं। हरिश्चंद्र जी बहुत साधारण दिखते थे। मैनेजर रघुनाथ फोन पर मीरा से पूछते हैं, क्या यह व्यक्ति हमारा बैंक का ग्राहक है या बस ऐसे ही आ गया? मीरा कहती है, सर, मुझे यह नहीं पता, लेकिन वे आपके साथ मिलना चाहते हैं। तब मैनेजर रघुनाथ कहते हैं, इन तरह के लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है, इन्हें बिठा दो, कुछ देर बैठकर चले जाएंगे। मैनेजर रघुनाथ के निर्देशानुसार मीरा हरिश्चंद्र जी को वेटिंग एरिया में बिठा देती है। वह कहती है, बाबा, आप वहां बैठ जाइए, कुछ देर बाद मैनेजर साहब फ्री होंगे, फिर आपके साथ मिलेंगे। हरिश्चंद्र जी वहां से चलकर वेटिंग एरिया की ओर जाते हैं और कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सभी अभी भी हरिश्चंद्र जी की ओर देख रहे थे, क्योंकि जो लोग इस बैंक में ग्राहक के रूप में आते थे वे सभी सूट बूट पहने होते थे, लेकिन हरिश्चंद्र जी साधारण कपड़े पहने थे। देखने में ऐसा नहीं लगता था कि उनके पास इस बैंक में अकाउंट हो सकता है, क्योंकि इस बैंक में अमीर लोगों के अकाउंट होते थे। इसी कारण हरिश्चंद्र जी सभी के आकर्षण का केंद्र बन गए और लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये बातें हरिश्चंद्र जी के कानों तक भी पहुंच रही थीं, लेकिन वे सबकी परवाह किए बिना अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वे सोचते हैं, क्या कुछ देर बाद मैनेजर आएंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा। बैंक में एक और व्यक्ति था जो छोटे पद पर काम करता था। उसका नाम था रमेश। रमेश तब बाहर गया हुआ था। वह बैंक में वापस आता है और देखता है कि एक वृद्ध व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठा है, जिसकी ओर सभी देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखारी कह रहा था, कोई कह रहा था कि इस बैंक में उसका अकाउंट नहीं हो सकता, वह यहां कैसे आ गया, इन तरह के लोगों को क्यों बैठाया जा रहा है। इस तरह की बातें चल रही थीं। रमेश ये सब सुन लेता है। इसके बाद रमेश सीधे हरिश्चंद्र जी के पास जाकर सम्मान के साथ पूछते हैं, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं, आपका क्या काम है? रमेश को यह सब बहुत बुरा लगा। उसने वृद्ध व्यक्ति की हालत देखकर थोड़ा विचलित होकर उनके पास जाकर पूछा। हरिश्चंद्र जी रमेश से कहते हैं, मुझे मैनेजर से मिलना है, मेरा उनके साथ कुछ काम है। यह सुनकर रमेश कहते हैं, ठीक है बाबा, आप यहां थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूं। इसके बाद रमेश मैनेजर रघुनाथ के केबिन में जाते हैं और वृद्ध व्यक्ति की बात बताते हैं। लेकिन मैनेजर रघुनाथ पहले से ही उस वृद्ध व्यक्ति के बारे में जानते थे और कहना शुरू करते हैं, मैं जानता हूं, मैंने ही उसे वहां बिठाया है, कुछ देर बैठकर चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर रघुनाथ रमेश को अन्य काम की बातें बताते हैं और कहते हैं, तू अपना काम कर, इस मामले में तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब रमेश अन्य काम में व्यस्त हो जाता है और धीरे धीरे वह वृद्ध व्यक्ति वहां बैठकर करीब 1 घंटा बिता देता है। 1 घंटे तक धैर्य रखने के बाद वह इस स्थिति को और सहन नहीं कर पाता। वह उठकर खड़ा होता है और मैनेजर रघुनाथ के केबिन की ओर बढ़ता है।
जब वह मैनेजर रघुनाथ के केबिन की ओर जा रहे थे, मैनेजर देखते हैं कि वह वृद्ध व्यक्ति उनके पास आ रहा है। वे तुरंत केबिन से बाहर निकलकर वृद्ध व्यक्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और उद्दत तरीके से पूछते हैं, हाँ बाबा, बताओ आपका क्या काम है। हरिश्चंद्र जी लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहना शुरू करते हैं, बाबा यह देखो, मेरे बैंक अकाउंट का विवरण इसके अंदर है। मेरे अकाउंट से कोई लेन देन नहीं हो रहा है। आप देखकर बताएं इसमें क्या दिक्कत है। यह सुनकर मैनेजर रघुनाथ कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, बाबा जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो ऐसा ही होता है। मुझे लगता है आपने अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति बहुत विनम्रता से कहना शुरू करते हैं, बाबा आप एक बार अकाउंट चेक तो कर लो, फिर मुझे कुछ कहना। ऐसे कैसे कह सकते हो। तब मैनेजर रघुनाथ हंसने लगते हैं और हंसते हंसते कहते हैं, बाबा यह सालों की अनुभव की बात है। मैं सालों से यह काम कर रहा हूं। आप जैसे लोगों के चेहरे देखकर मैं बता सकता हूं कि वे कैसा इंसान है, उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं आप अब यहां से चले जाएं। सभी ग्राहक उनकी ओर देख रहे हैं। बैंक के अंदर एक अलग माहौल बन रहा है। इसके बाद हरिश्चंद्र जी वह लिफाफा उनकी टेबल पर रखकर कहते हैं, ठीक है बाबा, मैं चला जा रहा हूं, लेकिन इस लिफाफे में जो विवरण लिखा है उसे एक बार देख लेना। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र जी वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं और जाते समय दरवाजे पर पहुंचकर अचानक पीछे मुड़कर कहते हैं, बाबा इस सब के लिए तुम्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र जी बैंक के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और पैदल चलते चले जाते हैं। इसके बाद मैनेजर रघुनाथ जब सुनते हैं कि उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा तो वे थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि बुढ़ापे में ऐसा ही बोल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजर रघुनाथ अपनी टेबल की ओर बढ़ते हैं। तब तक टेबल पर वही लिफाफा पड़ा था जिसमें वृद्ध व्यक्ति के बैंक अकाउंट का विवरण लिखा था। इसके बाद रमेश वह लिफाफा उठाता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके लिफाफे में दिए गए विवरण के अनुसार खोज शुरू करता है। खोजते खोजते जब पुराने रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं तो उसे पता चलता है कि जो व्यक्ति आया था वह इस बैंक का एक तरह का मालिक ही था, क्योंकि बैंक के 60% शेयर उसके नाम पर थे। यह जानकर वह बहुत आश्चर्यचकित होता है और विवरण को और ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। विवरण पढ़कर वह पूरी तरह निश्चित हो जाता है कि वह इस बैंक का मालिक है। इसके बाद रमेश उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और कॉपी लेकर मैनेजर रघुनाथ के पास जाता है। मैनेजर रघुनाथ उस समय अपने केबिन में एक धनी ग्राहक के साथ बातचीत कर रहे थे और उसे विभिन्न स्कीम समझा रहे थे। इसके बाद रमेश केबिन में प्रवेश करता है। मैनेजर रघुनाथ उसे इशारे से पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो। इसके बाद रमेश इशारे से समझाता है कि यह उस व्यक्ति की रिपोर्ट है जिसे आपने इस तरह जाने को कहा था। आप इसे एक बार देख लें तो बेहतर होगा। ऐसा कहकर रमेश रिपोर्ट को मैनेजर साहब की टेबल पर रख देता है, लेकिन उस समय मैनेजर साहब अपने ग्राहक से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, देखो भाई, मोहन के पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। इसके बाद रमेश सम्मान के साथ मैनेजर साहब से कहते हैं, आप अगर इसे एक बार देख लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैनेजर रघुनाथ रिपोर्ट को आगे की ओर धकेलते हुए कहते हैं, मैं इसे देखना नहीं चाहता, ऐसे ग्राहकों में मेरी कोई रुचि नहीं है। ऐसा कहकर वे रिपोर्ट रमेश की ओर बढ़ा देते हैं और रमेश वह रिपोर्ट लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी अपने काम में व्यस्त हो गए थे और धीरे धीरे संदेह हो गया कि राम प्रसाद जी अगले दिन उसी समय फिर आएंगे जब वे पहले दिन आए थे। लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट पहने व्यक्ति थे जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। अंदर प्रवेश करते ही वे सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके बाद वे मैनेजर रघुनाथ को अपने पास आने का इशारा करते हैं। मैनेजर डरते डरते अपने केबिन से बाहर निकलकर हरिश्चंद्र जी के सामने खड़े हो जाते हैं। तब हरिश्चंद्र जी मैनेजर रघुनाथ से कहते हैं, मैनेजर साहब, क्या मैंने नहीं कहा था कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा? तुमने कल मेरे साथ जो व्यवहार किया वह बर्दाश्त के बाहर है। अब तुम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर मैनेजर रघुनाथ थोड़ा हतप्रभ हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये लोग मुझे क्या सजा दे सकते हैं। इसके बाद हरिश्चंद्र जी कहते हैं, तुम्हें मैनेजर की कुर्सी से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में रमेश को मैनेजर बनाया जा रहा है। तुम्हें अब फील्ड का काम देखना होगा। यह सुनकर मैनेजर रघुनाथ हतप्रभ हो जाते हैं और कहना शुरू करते हैं, आप कौन हैं जो मुझे इस तरह हटा सकते हैं? तब हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मुझे इस बैंक का एक तरह का मालिक समझो, क्योंकि 60% शेयर मेरे पास है।
मैं चाहूं तो तुम्हें हटा सकता हूं और किसी और को तुम्हारी जगह बिठा सकता हूं। यह सुनकर बैंक में मौजूद सभी कर्मचारी और कल आज जो ग्राहक आए थे वे सभी आश्चर्यचकित होकर हरिश्चंद्र जी की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति हरिश्चंद्र जी के साथ आया था वह अपना सूटकेस खोलता है और एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो रमेश की पदोन्नति का था। उसे बैंक मैनेजर बनाया गया था। इसके बाद एक और चिट्ठी निकाली जाती है जो मैनेजर रघुनाथ को दी जाती है और कहा जाता है, अगर तुम फील्ड ड्यूटी करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैनेजर के रूप में तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। यह सुनकर मैनेजर रघुनाथ के पसीने छूटने लगते हैं और वे कल की गलती के लिए वृद्ध व्यक्ति से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन तब हरिश्चंद्र जी उन्हें टोकते हैं, किस बात की माफी मांग रहे हो और क्यों मैं तुम्हें माफ करूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया वह हमारे बैंक की नीतियों के खिलाफ है। क्या तुमने कभी बैंक की नीति पढ़ी? यहां गरीब धनवान का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को एक ही तराजू में तौला जाएगा। दरअसल यह बैंक हरिश्चंद्र जी ने ही स्थापित किया था और उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि इस बैंक में किसी को गरीब या अति धनवान नहीं माना जाएगा, सभी के साथ सामान्य व्यवहार होगा और अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मैं तुम पर दया कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने लायक रख रहा हूं, वरना मैं चाहता तो तुम्हें यहां से बर्खास्त भी कर सकता था। तुमने मेरे साथ जो किया वह किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला रमेश, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह मेरे पास आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, इसलिए यह पद उसके लिए सही हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह समझ सके और उनके कपड़ों से उनका मूल्यांकन न करे। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र जी मीरा को बुलाते हैं और मीरा को भी इस मामले में फटकार लगाते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारी पहली गलती को नजरअंदाज करके माफ कर रहा हूं, लेकिन बैंक में अगर कोई आए तो उसके कपड़ों से उसका मूल्यांकन मत करना, उसके बारे में अच्छी तरह देखो। अगर तुमने मुझे आज ही संभाला होता तो मुझे मैनेजर के पास नहीं जाना पड़ता और मुझे और अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद मीरा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है, बाबूजी मुझे माफ कर दें, मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद हरिश्चंद्र जी उस व्यक्ति के साथ वापस चले जाते हैं और सभी को कहते हैं, रमेश से तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, जितना हो सके सीख लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं बीच बीच में किसी को भेजूंगा जो तुम्हारे इन कामों की रिपोर्ट मुझे देगा। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र जी वहां से चले जाते हैं और बैंक का पूरा स्टाफ इस बारे में चर्चा शुरू कर देता है। वे सोचते हैं कि अब अच्छे से काम करना होगा, वरना अगली बार उनकी बारी आ सकती है। ऐसा सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है और सभी अच्छे से काम करने लगते हैं। हरिश्चंद्र जी का यह कारनामा चारों ओर फैल जाता है और सभी उस बैंक की तारीफ करने लगते हैं। लोग कहते हैं, मालिक ऐसा ही होना चाहिए, वरना ना होना ही बेहतर है, क्योंकि ज्यादातर मालिक अपने बैंक खोलकर चले जाते हैं और फिर मैनेजर या कर्मचारी जो करते हैं उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। लेकिन हरिश्चंद्र जी ने मालिक होने की पूरी जिम्मेदारी निभाई और बैंक के कर्मचारियों को एक अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। बहुत से लोग नियमित रूप से वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें तो कमेंट में कंप्लीट लिखकर बताएं ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने पूरा देखा। आप कहां से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताएं।